डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतर दिशा में चल रही होगी, पूरे जोश और होश के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ चल रही होगी। ईमानदारी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितनी देर पढ़ें। अगर आप 4 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं तो क्या वो पूरे मनोयोग के साथ, शांत चित्त के साथ, पूरे चित्त के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि आप उसी 4 घंटा में 1 घंटा व्हाट्सअप, 1 घंटा 2 घंटा यूट्यूब और फिर 1 घंटा आपने पेज पलटा, तो ऐसे नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप, मैं तो कहूँगा कि कोई और रास्ता देख लीजिए, वरना ऐसे नहीं होगा। ईमानदारी से अगर आप 4 से 5 घंटा रोज़ पढ़ते हैं तो आपका ये बीपीएससी कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, उसी क्रम में आपको जितना आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, जितना है, ये नहीं कि आप इधर उधर से पूरा इकट्ठा कर लिए, आप उसको बस ईमानदारी से रिवाइज कीजिए, 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए या प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। ठीक, आइए आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जो आपके 70 MCQs वाला है वो इससे पहले हम लोग जो राजेश मिश्रा सर की जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन, उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स को देख रहे हैं। फिर कुछ समय बाद हम लोग उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक, तो आज हम लोग ये कई दिन से हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो आइए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और प्लीज़ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो या कंटेंट देख रहे हैं आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, जिसमें आपके जो 5 MCQ जो 5 ऑप्शन वाले MCQs जो हैं उनका जो सेट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको ये जो मोबाइल नंबर है इस पर व्हाट्सअप करना होगा। ठीक, कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए आइए सॉल्व करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको। कितने गांव के केंद्र में स्थापित न्यायालय को स्थानीय न्यायालय कहते हैं? ठीक, ये जो स्थानीय न्यायालय, ये कौटिल्य बात करता है उसके न्यायालय की, कितने गांव के समूह को स्थानीय न्यायालय की संज्ञा देता है वो? 700 गाँव, 800 गाँव, 900 गाँव या 1000 गाँव? तो है 800 गाँव को वो स्थानीय न्यायालय की संज्ञा देता है कौन? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि अरस्तु की नज़र में कौन बर्बर लोग थे? तो अरस्तु की नज़र में कौन से लोग बर्बर थे? यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकन या अफ्रीकी? तो अरस्तु की नज़र में एशियाई लोग बर्बर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हॉब्स अल्पमत पर बहुमत की इच्छा के नियम को स्वीकार करता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हॉब्स अल्पमत बहुमत की सरकार को समर्थन करता है हॉब्स, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। कि बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए, ये राइट आंसर होगा। वो इसीलिए आ गया ये उसमें अल्पसंख्यकों की बात नहीं करता है, जिसमें बहुमत की शासन की बात करता है। वो कहता है कि बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। उसकी पुस्तक लेवियाथन। इससे पहले देखिए आज ही उन्होंने जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं उसमें हमने आज हॉब्स को पढ़ा है। ठीक, वो भी पढ़ा क्या, रिवाइज किया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको बताया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कौन सा नहीं है? वोट देने का अधिकार आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल राइट है। ये सरकार की आलोचना करने का भी आपकी पॉलिटिकल राइट है। सार्वजनिक पद ग्रहण करने का भी अधिकार ही आपका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन देश के किसी भाग में घूमने फिरने का ये जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार। तो डी आपका सही नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं शामिल है या नहीं आता है? कौन सा? आराम और अवकाश का अधिकार, नागरिकों को काम करने का अधिकार, दोनों ही आर्थिक स्वतंत्रता है। पद प्राप्त करने का अधिकार, ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता है। वृद्धावस्था और असमर्थता में आर्थिक सुरक्षा के अधिकार, ये आर्थिक अधिकार है। तो सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? वह स्वतंत्रता को न खा सकता है और न पी सकता है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? हॉब्स, मार्क्स, लास्की या जवाहरलाल नेहरू? ये कथन है आपका हॉब्स का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र लंबा एवं गौरवपूर्ण है, यह कथन किसका है? यह कथन किस विद्वान का है?
ये बताना है आपको, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, हैरी एक्सटीन या ग्राहम वॉलेस। तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र लंबा एवं गौरवपूर्ण है, ये कथन है आपका हैरी एक्सटीन का, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्थित अध्ययन का मुख्य श्रेय किसे जाता है। तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का मुख्य श्रेय किसे जाता है, अरस्तु, रूसो, प्लेटो या कौटिल्य। तो इसका आंसर होगा अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसने 158 देशों की राजनीतिक व्यवस्था यानी उनकी सरकारों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के पश्चात इसने संविधानों का, संविधान के प्रकार या शासन किस प्रकार होना चाहिए, सरकार किस प्रकार होना चाहिए, उस पर इसने अपने सिद्धांत या विचार व्यक्त किए। इस वजह से इसको तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक पद्धति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक ही देश में विभिन्न सरकारों की तुलना जब विभिन्न स्तर पर की जाती है तब यह तुलनात्मक राजनीति की कौन सी तुलना है, कौन सी तुलना है ये। जब एक ही देश में, मान लीजिए भारत में, अगर आपको भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना है एक ही देश में राजनीतिक व्यवस्था का, कि उसकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या उसका जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, एक ही देश में एक ही स्तर पर आप जब अध्ययन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, तो इस अध्ययन को हम बोलते हैं आपका वर्टिकल, ठीक, अनुलंब। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जब तक वृहद स्तर पर कुछ ऐसे पद्धतियों का निर्माण नहीं हो जिसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और जो तुलनीय हो तब तक राजनीति में तुलनात्मक संभव नहीं है या तुलनात्मकता संभव नहीं है। ये कथन किसका है, ये तुलनात्मक राजनीति से अधिकतर प्रश्न इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, ये कथन है आपका सार्टोरी साहब का, भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि शासनों का वर्गीकरण या सरकारों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किस आधार पर किया जाता है। ध्यान से पढ़िए इसको। अगर शासनों का वर्गीकरण करना हो वो भी एकात्मक शासन या संघात्मक शासन, तो किस आधार पर उसका विभेद किया जा सकता है, तो होगा आपका केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर आप बता सकते हैं कि वह व्यवस्था एकात्मक है या संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है। एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कि एकात्मक शासन में केंद्र शक्तिशाली होता है। और आपको याद दिलाते हैं कि एकात्मक संघीय व्यवस्था जो है आपका कहाँ है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 14 एकात्मक शासन में राज्यों को किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, ऑप्शन है आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कि एकात्मक शासन राज्यों के पास ऐसे शक्तियाँ जो उनके पास वही शक्तियाँ होती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एकात्मक शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एकात्मक शासन में लिखित संविधान भी चल सकता है और अलिखित संविधान भी चल सकता है, जैसा कि अलिखित संविधान आपका यूके में है। तो ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक दलों का महत्व तो बहुत कम है। किस देश में, जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, याद रखिएगा, और जहाँ सरकारें खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और जो अमेरिका है, यहाँ शासन अप्रत्यक्ष है, लेकिन जहाँ प्रत्यक्ष शासन होगा वहाँ राजनीतिक दलों का महत्व कम होगा। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में, इसलिए राजनीतिक दलों का महत्व कम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। यानी जो शक्ति पूर्ण रूप से, मतलब कि शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन किस विद्वान का बेहद महत्वपूर्ण कथन है, बेहद साधारण है, ये आपको आना चाहिए, कभी भूलना नहीं है। ये कथन है आपका किसका, ये है आपका लॉर्ड एक्टन का। ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, दोस्त एक दूसरे के विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज बेहद महत्वपूर्ण रचना है। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है, यानी इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो है आपके कौन, पॉपर, लेस्ट्रॉस, हन्ना अरेंट या रॉबर्ट नॉजिक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये पुस्तक खासकर प्लेटो के संदर्भ में लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेटिक थ्री नामक पुस्तक का लेखक है। ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो डेमोक्रेटिक थ्री नामक जो पुस्तक है किसकी है, तो पुस्तक है आपकी सीबी मैकफर्सन की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 देखिए कि किसने इस विषय पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोच्च नैतिकता का राज्य प्रतिनिधित्व करता है, ये किसका मानना है, तो ये मानना है आपका इमैनुअल कांट साहब का। बी राइट आंसर होगा। किसी संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, यानी संप्रभुता का जो तंत्र की व्याख्याता हुआ या प्रबल समर्थक हुआ, कौन है वो, उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये होंगे। इसमें याद रखिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, आप बोधान न मार दिएगा, नहीं ग्रोसियस को। उच्च संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में रूसो को जाना जाता है। अगला प्रश्न 22 की क्वेश्चन कि समाज में अपराध है इसलिए राज्य है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, यह किसने कहा है। बेंथम, जेस्मिन, हर्बर्ट स्पेंसर या महात्मा गांधी। ये कथन है फिर आपका किसका, यह हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का। 23 देखिए, वस्तु सेवाओं का राज्य द्वारा नियंत्रण इनमें से किस राज्य की विशेषता है, यानी वस्तु सेवाओं पर राज्य का आधिपत्य हो, राज्य के निर्देशन में सब चीज़ें वितरित की जाती हों, इन पे किसकी पकड़ हो, राज्य के द्वारा ये उस पर राज्य के अधीन हो, ये वस्तु और सेवाओं पर राज्य का अधिकार हो, उसके अधीन हो, ये किस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है, ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा कौन सा, तो समाजवादी राज्य व्यवस्था का। इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं पर राज्य का आधिपत्य या उसके निर्देश में या उसके अधीन होती हैं, जैसा कि रूस और चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कोड भी बेहद महत्वपूर्ण है। वॉन ट्रॉट्स्की, मैकियावेली, हेगल या ओपेनहाइमर। ये कथन है आपका ट्रॉट्स्की का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैं पूर्णतः जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, यह किसने कहा। ये कथन बेहद महत्वपूर्ण है और किसने कहा, तो स्वयं कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले कार्य के बारे में विभागीय मंत्री और मंत्रालय या विभागीय सचिव के बीच वार्षिक निष्पत्ति अनुबंध हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह अनुशंसा किस समिति ने दी थी। पंचम वेतन आयोग, षष्ठम वेतन आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। ये क्वेश्चन भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। कौन से संगठन भारत के CAG के अंतर्गत नहीं है, यानी CAG उनकी जांच नहीं करता है। तो इसमें होगा तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन डी, संघ या राज्य सरकारों से नाममात्र के वित्त पोषित अन्य सभी प्राधिकरण एवं निकाय। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि तृणमूल स्तर पर यानी ग्रास रूट स्तर पर, धरातल पर, जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत नियोजन पर विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे, कौन थे। तो 28 का आंसर होगा आपका GVK राव समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, GVK राव। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि ये आपको एक तरफ सोचिए, भारत सरकार की योजना है, उनका प्रवर्तन यानी वो योजना किस वर्ष लागू हुई, ये आपको बताना है। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई, तो ये 2005 में लागू हुई। ठीक, जननी सुरक्षा योजना 2005 में लागू हुई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये लागू हुआ 2010 में। और राष्ट्रीय विकास योजना कब लागू हुआ, ये हुआ आपका 2007 में। ठीक, और एक है योजना आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये है आपका 2001। ठीक, तो ये संपूर्ण रोजगार योजना जो है आपका सन 2001 में लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए
कि सामाजिक प्रशासन कल्याण व्यवस्था विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सेवाओं का अध्ययन है। निम्न में से ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका फोर्टर महोदय का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, अगला प्रश्न 31, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? 31 का आंसर होगा कौन सा, आप देखिए। तो 31 का आंसर होगा कि जो सही, इसकी प्रथम अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी, यही आपका कथन सही है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल प्रशासन के दौरान कोतवाल के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको ध्यान से पढ़ना है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो शहर के प्रशासन जोड़े दंडपरक मामलों में वह सर्वोच्च अधिकारी था, एक कथन सही है कोतवाल के बारे में। नगर पालिका स्तर पर उसके पास पुलिस शक्तियों के प्रयोग का अधिकार था, ये भी कोतवाल के बारे में सत्य है। उस पर वित्तीय मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, ये भी सत्य है। लेकिन नगर पालिका स्तर पर शैक्षणिक मामलों में उसकी नियामक भूमिका थी, बिल्कुल नहीं। ये फाजिल के पास होता था, जो मौलवी लोग होते थे उनके पास होता था। तो डी संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए कि कल्याणकारी राज्य की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह अति व्ययकारी है, मतलब अधिक खर्चीली है, या इसमें अधिक फालतू का व्यय होता है, खर्च होता है। ठीक, ये तो कथन आपका सही है, क्योंकि ये बात सही है तो कहते हैं। लेकिन सेवाओं का वित्त पोषण एक बोझ बन गया है, जिसके भार का वहन प्रगामी कराधान के माध्यम से मध्य वर्ग के लोगों को करना पड़ता है। तो ये कथन भी सही है, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण 34 है कि भारत में प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण संविधान के अंतर्गत राज्य का उत्तरदायित्व है, ये सही है, ये नीति निर्देशक तत्व है। और भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है, ये भी सही है। गैर सरकारी संस्थाओं का अनिवार्य कार्य है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वैधानिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं। तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, OECD ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन यानी गवर्नेंस के किन भागों की पहचान नहीं की थी? किन भागों की पहचान नहीं की थी? भागीदारी आधारित विकास, या कड़ा अंकेक्षण, या मानव अधिकार, या लोकतांत्रिककरण। इसका सही आंसर ऑप्शन है भागीदारी आधारित विकास। OECD ने ये लक्ष्य अपना नहीं शामिल किया था गुड गवर्नेंस में। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 36 देखिए, भारत में मुख्य सूचना आयुक्त का तथा आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है कितने वर्ष के लिए? जो CIC होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो उनकी नियुक्ति जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए की जाती है। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं? अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं? 73वें संविधान संशोधन 1992 यानी जो आगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं क्या आपको देखना है? तो अनिवार्य प्रावधान वो है कि मध्यवर्ती स्तर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का अप्रत्यक्ष चुनाव, सही है। महिलाओं के लिए 1 स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है, ये जरूरी है। अनिवार्य प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। देखिए क्वेश्चन बेहद में तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो OBC का आरक्षण है अनिवार्य प्रावधान है राज्य में पंचायती राज के अधीन, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। राज्य के वित्त आयोग का गठन, ये सही है। इसमें जहाँ आपका ये सही है वो इंसान होगा वो गलत होगा, जिसमें सी नहीं होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ABD सही है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं, स्वतंत्र विषय मानते हैं? कौन? 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। तो स्वायत्त शासन कौन मानता है?
C.A.W. मैनिंग और कार्ल एम कूपर और हॉब्सन महोदय। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैच करना है। अशोक मेहता समिति कब आई? 1978 में। आप एक जगह नोट कर लीजिए, बार बार आपसे पूछा जाएगा। कराधान जांच समिति 1953-54 में आई। स्थानीय वित्त जांच समिति 1949-51 में। और GVK राव समिति 1985। आपसे इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि उसने पंचायती राज को तृणमूल स्तर की सिफारिश की। उसने अपने GVK राव ने सिफारिश की थी तृणमूल स्तर पर विकेंद्रीकरण, ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन एट ग्रासरूट लेवल पे, इसी ने सिफारिश की GVK राव समिति ने, ठीक, 1985 में। ये आप नोट कर लीजिए कहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्पॉइल सिस्टम ये शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? स्पॉइल सिस्टम ये शब्द किस पर प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है आपका सी, संरक्षक पेट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, संरक्षक नौकरशाही पर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41 कि सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है आपसे। तो देश था आपका स्वीडन। अगला प्रश्न है कि एटम्स फॉर पीस निःशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? किस नेता ने प्रस्तुत की थी? तो थे आपके आइजनहावर। तो इसका आंसर होगा सही, आइजनहावर। क्वेश्चन 43 देखिए कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए काडर नियंत्रित करने वाली सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? तो है आपका गृह कार्यालय मंत्रालय, गृह कार्यालय मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहाँ धन व्यय करने की जरूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? पुनः विनियोजन। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन इसमें से सही नहीं है? कि भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षण विभाग का गठन किया है, सही है। राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका सही नहीं है। तीसरा सही नहीं है। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है, थोड़ा बहुत, पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक, अनुमति है, ठीक, लेकिन पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा सही नहीं है, और पहला और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर होगा, ठीक। 46 से मैच करना है आपको इसको। लिट्टी कहाँ है? श्रीलंका में है। हिजबुल्ला आपका ईरान से संबंधित है। बोको हराम नाइजीरिया से संबंधित है। शाइनिंग पाथ पेरू से संबंधित है। ये भी इसमें से LTTE और आपका हिजबुल्ला और बोको हराम याद होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए जो राजनीति विज्ञान है उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट है, लगभग 70 MCQs है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसके हार्ड है, डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ठीक ठाक है, एकदम कहता है ईजी नहीं। BPSC आपसे प्रश्न वैसे पूछा, ईजी क्वेश्चंस भी हों और मॉडरेट भी हों और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हों, ताकि आप कर ही ना पाएँ उसी। ये तो ईजी और मॉडरेट में तो लोग कर जाते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन सही कर देगा, भले वो तुक्का लगा के ही करे, क्यों तुक्का लगा के ही करे, लेकिन सही करे तो उसकी मेरिट में आना तय है, ठीक। इसी वजह से कुछ हम लोग ऐसे प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग उसमें शामिल करें, जो थोड़ा सा आप पढ़ें या समझें, या कहीं अमूमन और नहीं मिलता है उसी हिसाब से। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ भला, आपके साथ साथ उनका भला और हमारा भी भला हो, ठीक। और अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक, ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी, एकदम अंडर बजट है, अंडर पॉकेट है, तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस कोऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था, इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए, ठीक। ये भी 2 प्रश्न इसमें। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस कोऑपरेशन
किसके अंतर्गत गठन किया था, कौन से जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, तो कोफी अनान थे। लेकिन उस रिपोर्ट का जो उन्होंने प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट का क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम था ब्रह्मी रिपोर्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48 कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने मत प्रकट किया है कि ओट में, नौकरशाही की ओट में, देखिए थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से 48, क्वेश्चन 48 का डी कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती है, ये किसका कथन है? ये कथन रैमजी मेयर का है, लेकिन ऑप्शन है नहीं तो डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। तो संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये आपको उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है राजनीतिक दलों को? तो ये कहें हरमन फाइनल में, ऑप्शन सी। 51 देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक क्या रहा है? संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य वजह क्या थी? तो था आपका अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। 52 देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यह कथन किसका है और बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका गिलक्राइस्ट महोदय का कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला प्रश्न 53 किस प्रकार के शासन में माना जाता है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं? तो ये है आपका बेहद आसान सा प्रश्न है, ये है संसदीय शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 54 अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो अध्यक्ष होता है जैसे राष्ट्रपति, उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, न कि विधायिका या कार्यपालिका के प्रति। क्वेश्चन नंबर 55 पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा लिखा गया। द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की जांच हेतु जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रश्न घुमा दिया है, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इनका उत्तर इनको पता है। तो अलेक्जेंडर मूडी मैन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 1919 के एक्ट के अंतर्गत गवर्नर मंत्रियों और विधान परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकते थे, निर्णय को रद्द, सॉरी मैं पूरा पढ़ गया। 1919 के एक्ट के अंतर्गत गवर्नर मंत्री और विधान परिषद के निर्णयों को क्या कर सकता था? रद्द कर सकता था, नहीं कर सकता था, या पुनः विचारात भेजने को बाध्य था, या कोई नहीं। तो 57 का आंसर होगा कि वो रद्द कर सकता था, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जब संविधान के संपूर्ण मसौदे को मंजूरी दी गई तभी उसी को ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि गोवा जिले को दमन और दीव से अलग करके उससे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, वह संशोधन कौन सा है? यानी कि संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा जिले को दमन और दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न कि धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? क्या है? तो है आपका कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है, कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ये 44वें संविधान संशोधन में लागू कर दिया गया। 62 कि राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, किसको परामर्श देते हैं? तो देते हैं राज्यपाल को। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? यार ये बेहद आसान सा प्रश्न है। तो ढाका में 1905 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1906 ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 64 कि किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? किस समय को भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म या उसके उस प्रस्फुटित होने का काल कहा गया, इस समय कहा गया है? किसका काल था वो? तो 64 का आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरी नीति है कि जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। किसका कथन था ये? तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन का। क्वेश्चन नंबर 66 जून 1924 में गठित शासन सुधार जांच समिति रिफॉर्म्स इंक्वायरी मूवमेंट कमेटी के सदस्य कौन सदस्य थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो कार्ल मार्क्स का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत कम था। बाकी तीनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तीनों ही आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 68 कि मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? कब स्वीकार किया उसने? तो 1913 में किया। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? यानी कौन सी संस्था संविधानेतर संस्था है? या संविधान उसकी स्थापना संविधान के बाद हुई? तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान मीन्स की यह संविधानेतर है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण से संबंधित हैं? तो एक अनुच्छेद 245 तथा 246, ऑप्शन ए। ठीक। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ये प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 70 MCQs को सॉल्व किया और आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और पेड PDF जो है आपको जो मोबाइल नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। और आप बाकी हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन तमाम सब जो भी हो सके हम लोग कर रहे हैं। और आप उसको सपोर्ट कीजिए, शेयर करके, लाइक करके आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।